कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपको कक्षा 7 का लेसन 3 पढ़ा रही हूँ। लेसन का नाम है हिमालय की बेटियां। मैंने इसका सारांश और शब्दार्थ करा दिए हैं। आज मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। क्वेश्चन आंसर है इसके भाषा की बात वाले और क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। प्रश्न नंबर 1 है ये, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ से कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे लेखक ने इस पाठ में कई वाक्य ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे कि नदियों के लिए, हिमालय के लिए, जैसे कि किसी को सजीव व्यक्ति के लिए कह रहा हो। तो देखते हैं कौन कौन से वाक्य कहे हैं। जैसे नंबर क्या कहा है, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। यानी कि लेखक ने कहा है कि जब वह हिमालय के कंधे पर यानी कि हिमालय पर चढ़कर जा रहा था तो उसे नदी दिखाई दी। तो कैसी दिखाई दी? कुछ और रूप में सामने आई थी। जब हिमालय पर चढ़ के देखा उसने नदियों को, तो वो चंचल यानी उनकी चंचलता लेखक को नजर आई। और जब जमीन पर देखा था नदी में उसने, तो उसे एक शांत दिखी। तो इसी वाक्य में उसने बताया है। अब दूसरा है, जैसे काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता में जैसे कि हमारी माता की तरह, माँ की तरह कहा है काका कालेकर ने। तो इस तरीके के वाक्य लिखने बताए हैं। तो इसमें पूछा है कि पाठ में और भी कई वाक्य ऐसे बताए हैं, उन्हें हमें छांट कर लिखना है। तो मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, देखेंगे सभी। नंबर 1 है, कहाँ ये भागी जा रही हैं। कहाँ ये भागी जा रही है, यानी लेखक ने नदी को कहा है कहाँ ये भागी जा रही है। यानी कि नदी जब पहाड़ों से निकलकर आ रही थी, बह रही थी, तो लेखक कह रहा था कि ये कहाँ भागी जा रही हैं। यानी कि नदी तो एक सजीव नहीं है, लेकिन उन्हें सजीव रूप दिया गया है। नंबर 2 है, बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट छोकरियों के लिए कितना सर धुनता होगा। यानी ये कहा है, बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट छोरियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। यानी ये कितनी चंचल सी, नटखट सी है नदियां कि बूढ़ा हिमालय इनको संभालने में कैसे संभालता होगा। कहता होगा इधर ही रहो, उधर मत जाओ, यानी कि अपना सिर धुनता होगा। इस वाक्यों में ये समझाया गया है। नंबर 2 प्रश्न है आपका, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य का मिलान कीजिए। तो आप पिछली कक्षा में यानी 6th क्लास में विशेषण विशेष्य के बारे में आपने पढ़ा होगा, विशेषण पढ़े होंगे। तो कुछ विशेषण दिए हैं और विशेष्य दिए हैं, तो उनको हमें मैचिंग करना, मिलान करना है। विशेष्य वो होता है, विशेष्य की विशेषता बताने वाले को तो विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, यानी संज्ञा भी कह सकते हैं, इसे संज्ञा की विशेषता बताई जाती है। तो ये आपके विशेषण है इधर, और ये विशेष्य हैं। तो हमको इन्हें मैचिंग करना है। सम्राट आएगा। सम्राट कौन थी? महिलाएं थी, यानी धनी या संपन्न महिलाएं। ये आएगा आपका। तो चंचल कौन था? वर्षा, जंगल, महिला, नदियां, यानी नदियां थी चंचल।
समतल, समतल क्या था? आंगन। ये घना, घना क्या था? जंगल, यानी जंगल की विशेषता बताएंगे इसमें। मूसलाधार, मूसलाधार क्या हुई थी? वर्षा। ये आपकी मैचिंग हो गए। तो आप ये सभी बच्चे अपनी नोटबुक पर करेंगे इस तरीके से। अब आगे प्रश्न नंबर 3 है आपका, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला भी और दूसरा भी। इस समास में और शब्द का लोप होता है, लोप रहता है, यानी और जो शब्द है ये वाला ये छिपा रहता है द्वंद्व समास में। जैसे राजा रानी, यानी डैश लगा हुआ होता है राजा रानी, जिसका अर्थ है राजा और रानी, ये आपका द्वंद्व समास है। तो ऐसे ही वाक्य आपके पाठ में दिए हुए हैं, उनमें से छांटकर कुछ यहाँ पे हमें उदाहरण लिखने हैं। और आगे मैं आपको बताऊंगी। पाठ से द्वंद्व समास के उदाहरण निम्नलिखित हैं, यानी क्वेश्चन में पूछा है कि हमें द्वंद्व समास के उदाहरण बताओ जो पाठ में दिए हुए हों। तो मैं वो उदाहरण लिख रही हूँ। नंबर 1 है दुबली पतली, दुबली पतली यानी दुबली और पतली। नंबर 2 है छोटी बड़ी, छोटी बड़ी यानी छोटी और बड़ी। नंबर 3 है माँ बाप, ये डैश लगा हुआ होता है इनमें, माँ बाप, माँ और बाप। नंबर 4 है दिन रात, यानी दिन और रात। ये हो गए आपके द्वंद्व समास के उदाहरण। द्वंद्व समास में और शब्द का लोप होता है, यानी लोप की और के स्थान पर बस छोटा सा डैश लगा हुआ होता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये द्वंद्व समास है। और दोनों ही पद इसके प्रधान होते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है। दीन का अर्थ गरीब है। 5 ऐसे शब्द लिखिए जो उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बनाते हो। प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, नदी को उल्टा लिखने से दीन शब्द दीन होता है, मतलब दीन बन जाता है अगर नदी को उल्टा लिखते हैं। तो दीन का अर्थ गरीब है। 5 ऐसे शब्द लिखिए जो उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बनाते हैं। तो सार्थक शब्द देखेंगे, कुछ 5 पूछे हैं। नंबर 1 नमी, नमी को उल्टा लिखेंगे तो क्या बनेगा? मीन। नमी को उल्टा लिखेंगे तो बनेगा मीन। मीन में होता मछली। मछली हो गई एक जातिवाचक संज्ञा। क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 है राज, राज का उल्टा हो गया जरा। जरा, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, बुढ़ापा। तो इसका जो संज्ञा बनेगी बुढ़ापे की भाववाचक संज्ञा, क्योंकि हमारा भाव स्पष्ट हो रहा है। नंबर 3 है धारा, धारा का उल्टा हो गया राधा। राधा एक नाम है, तो नाम किसमें आएगा? नाम आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, नाम आएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब नंबर 4 है आपका हीरा। हीरा का उल्टा होगा राही। राही का अर्थ होता है यात्री। यात्री भी आपकी जातिवाचक है। नंबर 5 है नव। नव का अर्थ होता है वन। वन, नव का उल्टा होता है वन, और वन का अर्थ होता है जंगल। तो जंगल आपकी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा। तो सभी बच्चे इस वर्क को अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। मुझे आशा है कि ये सभी वर्क आपको समझ में आया होगा। तो सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे इस वीडियो को और अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। आज आपका लेसन यहाँ पर समाप्त हो गया। धन्यवाद।